नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं। जी हां, विशेष मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कई बार आपके सामने आता हूं और कई सारे ऐसे डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराता हूं जो मेडिकल साइंस के अलग अलग फील्ड में उन्होंने जोरदार तरीके से काम किया है और कई सारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को ठीक किया है। उनमें से ही एक डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर आशीष सिंह बैठे हैं। जी हाँ, जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी और जेनरेटिव मेडिसिन में रीजेनरेटिव मेडिसिन में जबरदस्त काम किया है। और आपको बता दें कि रोबोटिक सर्जरी में ये डॉक्टर को ट्रेन भी करते हैं, मतलब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर्स कितने ज़्यादा इक्विप्ड हो जाएं रोबोटिक सर्जरी में, डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं। इनकी डिग्रियां बहुत सारी हैं। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो मुझे लगता है ज़्यादा चर्चा उसी पे हो जाएगी। इन्होंने पढ़ाई नागपुर से की है, फिर पुणे से पढ़ाई की है और फिर विदेश में इंग्लैंड से इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं। तो मैं बहुत सारी बातें इनके साथ करूंगा, पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि जिस बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, पर डॉक्टर आशीष सिंह वो शख्सियत हैं कि इन्होंने जोड़ों का दर्द और ख़ास तौर पर उसका ट्रीटमेंट, अर्थराइटिस, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, लेटेस्ट तरीके से कैसे हो और साथ ही साथ उसमें रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल कैसा हो, ये इन्होंने पटना में कर दिखाया है। और आप हैरान हो जाएंगे, मैं दूसरी बार इनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। जब मैं इनके अस्पताल पे गया था तो मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे जब जानकारी मिली बाहर से कि लोग विदेश से आते हैं और इनके पास बहुत सस्ता इलाज करा करके चले जाते हैं, तो मैं हैरान था कि लोग विदेश से आते हैं, वो दिल्ली आते होंगे, वो हैदराबाद जाते होंगे, पटना कैसे आते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, पर मैं इनके हॉस्पिटल्स में भी गया, सवेरा हॉस्पिटल, और वहाँ कई सारे ऐसे पेशेंट से मिला जो जिनकी स्थिति बड़ी ख़राब थी, पर इनके हॉस्पिटल में पहुँच करके और इनके द्वारा ट्रीटमेंट लेकर वो बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। कुछ अमेरिका से आए थे, कुछ कनाडा से आए थे, कुछ इंग्लैंड से आए थे। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स का ये इलाज करते हैं। डॉक्टर आशीष सिंह, आप हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू एंड प्रणाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इधर बुलाने के लिए। डॉक्टर आशीष सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये मैं अगर आपको पूछूं तो रोबोटिक सर्जरी की चर्चा मैंने पहले भी की है। कुछ डॉक्टर्स हमको मिले हैं जो कि रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है, लेकिन करते तो डॉक्टर्स ही हैं, उनका दिमाग ही इन्वॉल्व रहता है या उनका हाथ ही, उनका स्किल ही इन्वॉल्व होता है। रोबोटिक सर्जरी की चर्चा बहुत ज़्यादा क्यों होने लगी है और क्या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा आप पटना में ज़्यादा लोगों को ठीक कर पा रहे हैं? ये दोनों सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रोबोटिक सर्जरी का इजाद 1990s में हुआ था और ये पॉपुलर करीब 2010 से पूरे विश्व में आ गया था। एंड लिटरली 2012 में रोबोटिक्स वर वेल इंट्रोड्यूस्ड अराउंड द वर्ल्ड। 2020 में सबसे पहले इंडिया में आया और 2020 में हमने इसे प्रोक्योर किया। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 2012 से हम लोग रोबोटिक सर्जरीज एंड कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ करें, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर्स को इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, इसके लिए मैंने विशिष्ट ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से भी लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो मीन्स यूके, इंग्लैंड से लिया? यस सर। ओके, राइट। एंड मैंने उनके साथ भी काम किया है जो दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर्स को ह्यूमन बॉडी में यूज़ किए थे और टोटल नी रिप्लेसमेंट किया था। एक फ्रांस के सर्जन है मिस्टर फ्रेडरिक पिकार्ड, जो 1997 में फर्स्ट कंप्यूटराइज नी रिप्लेसमेंट हुआ था। तो बेसिकली रोबोटिक्स को जब हम बॉडी में यूज़ करते हैं, चाहे जनरल सर्जरी हो चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, तो इससे हमें सर्जरी में सटीकता प्रदान होती है। जब अगर हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो अगर हम गूगल मैप से कहीं जाते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि 200 मीटर पे बाएं जाना है। अगर हम नॉर्मल चलें तो हमें अंदाज रहता है। बट जब हम रोबोटिक सर्जरी पे काम करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन होता है और हम लोग प्लानिंग बहुत उम्दा करते हैं, जिससे हर एक के कट्स की जानकारी होती है,
डिजिटल मैपिंग करके कार्टिलेज को हटा देते हैं, कम से कम हड्डी काटते हैं, और सबसे विशेष बात है कि यह सुपर सेफ होता है क्योंकि हम एक लक्ष्मण रेखा में काम करते हैं। तो यह भी कॉन्सेप्ट आया है लोगों का कि रोबोटिक सर्जरी सेफ है कि नहीं। यस, इट इज़ मोर देन 200% सेफ, बिकॉज हम एक प्लान्ड बाउंड्री में काम करते हैं, रोबोटिक गाइडेड काम करते हैं और प्री ऑपरेटिव प्लानिंग सिटी बेस्ड करते हैं। तो सर्जरी का रिजल्ट 100% सक्सेसफुल होता है। तो डॉक्टर आशीष सिंह कह रहे हैं कि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो रोबोटिक सर्जरी की दरकार है, उसकी ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जब आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम है कि एग्जैक्टली कितना मीटर चल के आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। तो दरअसल अगर प्रिसीजन के साथ हड्डी को काटना हो या कार्टिलेज को हटाना हो तो ये तभी संभव है जब रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए डॉक्टर आशीष सिंह बता रहे हैं कि किस तरीके से इनका विश्वास रोबोटिक सर्जरी पे बहुत ज़्यादा बढ़ा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन दिनों ऐसा कहा जाता है कि आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे पेशेंट्स की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जहां आप प्रैक्टिस करते हैं, ख़ासतौर पर जहां पर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं पटना में, और वहां पर भी क्या बिहार से पेशेंट्स आते हैं या दूसरे राज्य से पेशेंट्स आते हैं? क्योंकि मैं एक बार आपका हॉस्पिटल जा चुका हूं, मैंने तो देखा दूसरे देश से भी पेशेंट्स आते हैं। तो ये आर्थराइटिस की संख्या सिर्फ बिहार में बढ़ रही है या पूरे देश में बढ़ रही है या पूरी दुनिया में बढ़ रही है? ये दरअसल है क्या, जरा इस बीमारी के बारे में बताइए। और थोड़ा ये बताइए कि विदेश से चल के बिहार लोग पहुंच रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं, ये आपको, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था, आपके लिए कैसा था, ये अनुभव बताइए जरा। देखिए, मैं आमतौर से सभी लोगों को समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बात जानना है, मेडिकल साइंस में हम लोग बड़ा बड़ा नाम देते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थरस मीन जॉइंट और आइटिस मतलब सूजन। तो समय के साथ ऑस्टियो आर्थराइटिस सभी लोगों का होगा, बट यह है कि बॉडी को कितना अच्छे से रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यस, आपका जो पहला सवाल है, आर्थराइटिस की संख्या ग्लोबली बढ़ गया है और ये ग्लोबल पेंडेमिक है। इसका आंसर है बदलती जीवन शैली। यानी अगर आप 20 साल पहले की बात करें तो हम लोग सब लोग साइकिल से जाते थे, परंतु आज हम लोग सब मोटरसाइकिल से जाते हैं और मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है लैक ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंक्रीज इन जंक फूड। अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं, हॉस्पिटल के 200 मीटर के अंदर मोर देन 10 जॉइंट्स तो हैं। तो मन तो बदल ही सकता है रोड पे जाने के बाद, क्योंकि एक तरफ एक आइसक्रीम की दुकान है तो दूसरी तरफ गोलगप्पे का दुकान है। तो हम कितना समय अपने दिमाग को शांत रखेंगे कि हमें जंक फूड खाना नहीं है या फूडिंग हैबिट पे कंट्रोल रखना है। तो मेरा एक सिंपल आंसर है कि हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लैक ऑफ एक्टिविटीज़ हो गया है, और हम लोग एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते हैं, और फूड हैबिट्स चेंज हो गया है। इन्हीं सब कारण के चक्कर में आज ग्लोबल पेंडेमिक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, और हमें इस पे विचार करना ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं, इस पे सोच करना बहुत ही ज़रूरी हो गया आज की डेट में।